अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, एक्स प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया है आज। ताहम उन पर चलने वाले दूसरी अल-अज़ीज़िया केस में खुद उन्होंने अदालत में पेशी से मुतालिक की मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, लिहाजा अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें मियाँ साहब के वोटर की, जो तमाम तरह हालात के बावजूद मियाँ साहब को पाकिस्तान में देखने का ख्वाहिशमंद है, ऊपर से इक़्तिदार में बैठी जमात के तुंदो तेज़ बयानात, क्या इस सबसे नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान हो रहा है? क्या पॉलिटिकल तौर पर उनका करियर जो है वो इससे डैमेज हो रहा है? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ा अहम बयान दिया है कि सब्सिडी का मकसद गरीब लोगों की मदद होता है, लेकिन सब्सिडी वो लोग ले रहे हैं जो पहले से बहुत ताकतवर हैं। लेकिन खान साहब से हमारा सवाल ये है कि इन 2 सालों में उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया। और आखिर में बात पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से एक अहम इदारे के हवाले से पुलिस के महकमे पर बात करेंगे, जिसमें रिफॉर्म्स की बातें हर 6-8 महीने बाद सुनने को तो मिलती रहती हैं, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ होता नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह सियासी मुदाखलत भी बताई जाती है। अब क्या ये महकमा सियासी दबाव से आज़ाद होकर कभी बाइख्तियार इदारा बन सकता? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो सबसे पहले उन डिटेल्स के हवाले से बात करते हैं जो केसेज आज चल रहे थे। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देकर उनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म ने सरेंडर करने के अदालती हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी बात की कि उनका वोटर अभी भी चाहता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वतन वापस आ जाएं। लेकिन नासिर चुगताई साहब, सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुमार पाकिस्तान की 3 मकबूल सियासी जमातों में होता है। उनका वोटर, उनका सपोर्टर उन्हें पाकिस्तान में देखना चाहता है। इस तरह से इस सियासी माहौल में पाकिस्तान उनका ना आना, आप समझते हैं उनको कोई पॉलिटिकल डैमेज दे सकता है? वो किसी किस्म का कोई सियासी नुकसान उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, वोटर की जो बात आप कर रहे हैं वो तो इस अंदाज में जैसे हमारे सियासी लीडर अपने वोटरों को बड़ी अहमियत देते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि अपने वोटरों की राय को अपने पैरों से कुचलते हैं, और पूरा दौर जो गुजरा है हमारा ज़माना वो इस बात का गवाह है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का साथ रहा मामला है, वो पहले भी जा चुके हैं 10 साला पट्टे पर, लीज़ पर, और 5 साल का में किस्तें पूरी करके वापस आ गए थे वो। और जब वापस आ गए वो तो उनको रेस्टोर कर दिया गया, तमाम मुकदमा से बरी कर दिया गया, तमाम सज़ाएँ करदम करार दे दी गई। सब ने खैर मकदम किया, सब ने सलूट किया, सब ने सलाम किया, सब ने आदाब तस्लीमात किया, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो उनका सियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आप ना आएँ, और एहसन इकबाल ने कहा है कि आप वापस ना आएँ, कोर्ट में पेश ना हो, मेरा ख्याल है ज़ाती है, अदालत के साथ ज़ाती है। ये तौहीन अदालत है, और इस पर शायद अदालत नोटिस ले कि भाई ठीक है, मरीज़ कुछ कहना चाहता है तो कह ले, आप कौन है कहने वाले कि आप वापस ना आएँ। एक ये गंदी सियासत की मैं मिसाल दूंगा आपको। दूसरा ये कि एक उनको राय ये दी गई है कि अगर आप आए तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा इस तरह है कि आप जेल बजाएंगे, ज़ाहिर है जेल जाएंगे आप, वहाँ आपको फिर जाना होगा, वहाँ आपको फिर प्लेटलेट्स का मसला हो जाएगा, फिर वहाँ आपको हार्ट अटैक होगा, और इस तरह मुमकिन है कि आपका इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे। तो ये एक ख़तरा उनको बताया गया है। दूसरा ख़तरा और भी है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं तो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत फ़ायदा होगा, और उनकी पॉलिटिक्स, जेल चले जाएं कोई बात नहीं, जेल चले जाएं, जो भी गुजरे वो अपने ऊपर गुजार लें। चमन का गोशे क़फ़स है ना, बाहर का तो नहीं है, कोई पाकिस्तान से बाहर का तो नहीं। रियायतें मिलती रहेंगी, AC मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आराम से डॉक्टर मिल जाएगा, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई होगी, अच्छा कमरा होगा, सब कुछ होगा, सोफ़ा वगैरह होगा, TV भी होगा, केबल TV वगैरह भी होगा। तो वो जेल चले जाएं, बैठें। देखिए, जेल में, पाकिस्तान की जेल में रहने वाला सियासतदान हमेशा मकबूल होता है।
आवाम की सिंपैथी उसके साथ होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो रही है। अगर मतलब आप ही कह रहे हैं आने पर बहुत फायदा है, ना आने पर नुकसान भी नहीं है उन्हें। नुकसान नहीं है। अमीर, आपकी एनालिसिस क्या है इस पर? अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे तो उनका वोट बैंक डैमेज हो रहा है। देखिए, एक ऐसा शख्स जिसको इनकलाबी बना के कौम के सामने पेश किया गया, नज़रियाती बना के, नेल्सन मंडेला बना के, वक्त का खुमैनी बना के कौम के सामने पेश किया गया, वो शख्स ऐसी बीमारियों का जवाज़ बनाकर वापस नहीं आ रहा जो बीमारियां लाइलाज हैं। पाकिस्तान से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके यूरोप और यूरोप से लेके फार ईस्ट तक दुनिया में कहीं इन बीमारियों का इलाज नहीं है। ये वो बीमारियां जो तादमे मर्ग आपके साथ रहती हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें दिल की कुछ अमराज हैं। इनमें आप एहतियात करके अपनी ज़िंदगी के चंद दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों का जवाज़ बना के वो वापस नहीं आ रहे। अब आप ये देखिए कि अदालत ये कह चुकी है कि अगर आपने अपने आप को 10 दिनों में सरेंडर ना किया, अदालत के रहमो करम पर ना छोड़ा, तो कानून अपना रास्ता लेगा। मुखालिफिन आपकी बीमारियों की तज़हीक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं बीमारियों का, फप्तियाँ कस रहे हैं आपकी बीमारियों पर। आपको खुद ही कुछ सोचना चाहिए था। मीडिया और आवाम अब सवाल उठाने लगे हैं कि आपकी वो कौन सी बीमारी है जो 10 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। तो आपको खुद सोचना चाहिए था। आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप 2 दफ़ा के वज़ीर आला हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की तारीख में, 73 साल तारीख में जो 7-8 ताकतवर शख्सियात गुजरी हैं बानी पाकिस्तान के बाद से लेके, उन 7-8 ताकतवर सियासी शख्सियात में से आपका नाम है। आपको खुद एहसास करना चाहिए था। ये जो माहौल बन रहा है आपके लिए, ये माहौल किसी ताजियाने से कम नहीं है, बशर्ते कि आप महसूस तो करें, वो थोड़ी शर्म महसूस तो करें कि यहाँ पे आपकी बीमारी के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है और आप वापस आने को तैयार नहीं। अच्छा, पहले कहते थे कि जी नवाज शरीफ का दिल जो है वो तड़प रहा है वापस जाने के लिए, अपने लोगों के दरमियान जाने के लिए। अब उनके लोग कह रहे हैं कि जी हम खुद कह रहे हैं वापस ना आए। तो ये सबको पता चल चुका है अब। पहले बहुत सारे ऐसे लोग, जब मियाँ साहब का ये मसला शुरू हुआ था नवंबर 2019 में, तो उनके मुखालिफिन को मैंने खुद सुना जो हमदर्दी कर रहे थे कि नहीं, इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी बीमारी का इलाज होना चाहिए जहां ये चाहते हैं। लेकिन अब इनके बहुत सारे अपने ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क के निज़ाम के साथ। आप इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और आपने कोई सर्जरी नहीं करवाई है। मेडिकेशन आपकी घर पर चल रही है, वो मेडिकेशन तो पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन आपका वापस ना आना, ये तो एक मजाक है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ। सही, मतलब ये कि अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो वो अपने साथ भी ठीक नहीं कर रहे हैं और अपने वोटर्स के साथ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। वोटर कौन से, वो ताहयात नायल हो चुके हैं, वो ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो सियासत कर सकते हैं। वो किसी ये साकिब निसार साहब ने आखिरी कील ठोक दिया था कि ये पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो उनकी सियासत तो है ही नहीं है। जनरल साहब, बिलाशुबा मियां साहब एक मकबूल सियासी पार्टी लीडर हैं और उन्हीं के वोटर ने ही उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उन्हें नुकसान है। आप समझते कुछ सियासी नुकसान उठा रहे हैं मियां साहब? देखिए, जो सवाल है ना, ज़ाते खुद ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको सम अप करता है। एक ऐसा शख्स जो नाहल हो चुका हुआ है और अदालतों ने नाहल किया, किसी और ने नाहल नहीं किया, जो लगातार मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात में धंसता चला जा रहा है, उसको आज भी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं शायद पाकिस्तान का निजात दहिंदा है वो शख्स, उसको वापस आना चाहिए। ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की, जो हम एक गुलामी की एक जहनीत जो हमारे ऊपर बन चुकी है और हम अपने इंडिपेंडेंट सोचने को तैयार नहीं है। मियाँ साहब आए या ना आए, इस मुल्क की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो यहाँ थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या करके देख लिया। मुझे आज तक वो चीज़ जब होती है तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है कि इतना बड़ी जो सब ये मेरी बात कर रहे थे, उनकी तारीख है सियासत में पाकिस्तान की, वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा जो अदालती निज़ाम इतना ख़राब है, जब इसके दवट है, मुझे पता होता मैं ठीक करता। ऐसे शख्स को हम अपने सरों का ताज बनाकर बिठा के रखा हुआ है और हम कहते हैं आज भी मकबूल तरीन लीडर है, उनके जो वोटर हैं आप भी। एक तो मैं समझता हूँ कि वोटर को चीज़ निकाल देनी चाहिए बीच में। वोटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ये ओलिगार्की है जो अपनी दौलत और जो अपना उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लुएंस वो किया है। आप देख लीजिए पंजाब पुलिस में आज कुछ दिनों से जो हो रहा है, आपको लग नहीं रहा कि हमने क्या कर दिया अपनी एक फोर्स के साथ, जो एक इंतहाई डिसिप्लिन फोर्स होनी चाहिए थी, वहां पर बैठकर बाकायदा सियासत हो रही है वहां पर। तो ये कैसे हुआ सारा कुछ जो हमारा हुआ बात सर? देखिए, मैं बहुत हम इस किस्म की चीजें में देखी हुई है। 1996 में
या लाहौर जो डीआईजी थे वो मेरे पास साहिब कोर कमांडर से मिलना चाह रहे थे। मैंने पूछा क्या वजह है? 1960 में बात कर रहा हूँ कि जी हमारे फौज में, हमारी जो पुलिस है, इसमें बहुत सारे क्रिमिनल भर्ती हो गए हुए हैं। और जब मेरे दफ्तर में बैठे हुए थे उस वक्त इतला आई कि ये लाहौर में नहर के ऊपर एक शादीशुदा जोड़ा जा रहा था। पुलिस वाले ने रोक के उस जो दुल्हन थी उससे गले से हार नोच लिए। हमने अपनी फोर्स को कहां पहुंचा के रख दिया है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप बात सुन ले, ये कैसे हुआ सारा कुछ? हम इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं। जो पहले उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, क्या वो कम है कि हम और उनको ला के दोबारा करना चाहते हैं? माना कि इस हुकूमत से हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, माना कि बहुत कुछ ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि ये क्यों अवाम ने इस पीटीआई को वोट देकर सामने लेकर आए हैं। हमें अपने अवाम को भी एजुकेट करने की जरूरत है। हम अगर ऐसे लोगों को खामखा बियॉन्ड दी क्या कहते हैं उनके सही से बड़ी फिक्र बना के पेश करते हैं, इसमें नुकसान मीडिया का भी है और हम लोगों का भी। जो हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे शख्सियत पर डिस्कस कर रहे हैं जो अब किसी को कोई शक रह गया कि झूठा था सारा कुछ, उनका बीमारी का बहाना। किसी को कोई शक रह गया है कि ये जो आज रिपोर्ट पेश हुई है ये बाकायदा हमारे सफारत खाने से तस्दीक शुदा नहीं है, ये कहां से आ गई रिपोर्ट? ये सारी ये कैसे वेरीफाई कर दी सारी? ये अदालत में पेश कैसे कर दी है लोगों ने और अदालत ने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मैं इस बात कह रहा हूँ। तो ये इंतहाई दुख की बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये मालूम है कि जो ओलिगार्की है पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने एक वो पीर तस्मा की तरह कब्जा किया हुआ है, उससे छुटकारा इतना आसान नहीं है। और हम वोट करें या ना करें, ये लोग ताकत में रहेंगे। जिसकी के सभी एनबीसी भी बात कर रहे थे, वो आराम से 10 साल 7 साल गुजार के आए और फिर हमारे सुनों पे आकर बैठ गए। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब कह रहे अवाम वोट करे ना करे, ये कुछ इस तरह की सियासी शख्सियात हैं जो हमेशा इक़्तिदार का हिस्सा रहती हैं। वाकई कोई पॉलिटिकल डैमेज नहीं है मियां साहब की सियासत को? मुझे तो समझ नहीं आ रही उनको भेजा किसने था। क्या इस हुकूमत ने भेजा है? इस अदालत ने भेजा है? वो बीमार नहीं थे तो इस हुकूमत और इस अदालत ने उन्हें क्यों भेजा है? डॉक्टर किसके थे? इस हुकूमत के थे। बोर्ड किसका था? इस हुकूमत का था। मेरा मतलब है अगर आपने मुकदमा दायर करना है तो इस हुकूमत पर दायर करें कि मुलज़म निकल कैसे गया है जो बीमारी नहीं था, बीमारी का बहाना लगाकर। बाकी निज़ाम इंसाफ और निज़ाम एहतसाब, इस पर आवाम का एतमाद इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो ना इस निज़ाम इंसाफ पर एतमाद करने को तैयार हैं, ना इस निज़ाम एहतसाब पर तैयार हैं। जिसको भी नैब पकड़ती है लोग उसको करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में अब कोई किरदार नहीं रहा। नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में किरदार नहीं रहा तो आप आज दोबारा फेयर इलेक्शन करा लें। जिसको नवाज़ शरीफ टिकट देगा वो नहीं जीतेगा। मुस्लिम लीग नून में टिकट नवाज शरीफ का चल रहा है या किसी और कोई पार्टी का सदर है उसका चल जाएगा। तो नवाज शरीफ एक रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। उसका वोट बैंक मौजूद है, पॉपुलर बेस मौजूद है। और ये पहले उन्हें ताहयात नाअहल करके आपने सऊदी अरब भेजा, जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर अपनी सारी ताहयात नाअहली ख़त्म ना करा ली उसी मुशर्रफ के दौर में। और मुझे तो समझ नहीं आती, नवाज शरीफ की वापसी इतना बड़ा इशू है और मुशर्रफ की वापसी कोई इशू ही नहीं है, उसमें कोई केस ही नहीं है। उनको भी तो सजा हुई हुई है हाई कोर्ट से, लेकिन उसकी तो कोई अपील भी नहीं सुनता। नवाज शरीफ की अपीलें तो रोज़ लग जाती हैं। लोगों को ये बात नज़र नहीं आती है कि किसका केस चलता है और किसका नहीं चलता है और किसके इशारे पर चलता है और कैसे चलता है और क्या गेम प्लान है। या तो आप इतना ट्रांसपेरेंट कर लेना कि लोग उस पर एतमाद करें। एक आवाम की अदालत भी है, एक आपने अदालतें लगाई हुई हैं, एक आवाम की अदालत भी है। जो आपकी अदालत से फांसी पा जाता है वो फिर आवाम की अदालत में उसकी नस्लें सुरखरू हो जाती हैं और नस्ल दर नस्ल उसको इक़्तिदार मुंतकिल होता है, क्योंकि आवाम की अदालत उस फांसी को नहीं मानती है। इसी तरह आपकी अदालत या निज़ाम की अदालत जिसको नाअहल कर देती है, आवाम की अदालत उसको बार बार लाती है, उसके टिकट को लाती है। तो जो लोग कहते हैं ना वोट नहीं डालते, वो पोलिंग स्टेशन पर जिसको मर्जी खड़ा कर लें, डब्बे तो निकलते हैं। अच्छा। सीटें तो इस हाल में भी जब उसकी नाअहली का फैसला इलेक्शन से चंद दिन पहले आप सुना दें तो फिर भी वो वापस आए तो वोट उसकी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन जाती है। उस नाअहली के बाद तो उसकी पार्टी का ज़मीन बोस हो जाना चाहिए था। नवाज शरीफ के टिकट पे तो किसी को जीतना ही नहीं चाहिए था। जब आपने उसे ताहयात नाअहल कर दिया, करप्शन साबित कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो इलेक्शनों से चंद दिन पहले जब आया और गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया तो क्यों उसकी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन गई?
तब की और अब के मामला में कुछ तो फर्क है। इस निज़ाम इंसाफ की सजाएं और इस निज़ाम एहतसाब का एहतसाब कोई मानने को तैयार नहीं है। इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है और जब तक ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म रहेगी और अवामी अदालत जो है वो अपने फैसले सुनाती रहेगी तो फिर अवामी अदालत के फैसले ही प्रिवेल करेंगे, ये फैसले प्रिवेल नहीं कर सकते। जुनैरा, आपको क्या सूरत हाल लग रही है ये पॉलिटिकली? मियां साहब की उनका करियर सिचुएशन वो अभी भी उस पर कायम है या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है उनकी पार्टी को और उनकी सियासी साख को? देखिए, बाकी सारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने जो पर्सपेक्टिव दिया मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बात करना चाहूँगी। आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारा रीजन है साउथ एशिया का, पिछली कितनी सदियों से इसमें कोई थिंकर क्यों नहीं पैदा हुआ, इसमें कोई फ़िलासफ़र क्यों नहीं पैदा हुआ, इसमें कोई लीडर क्यों नहीं पैदा हुआ, इसमें क्वेश्चन करने की, सवाल उठाने की जसारत क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि हम लोग अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट से, फॉलोअर्स और कन्फॉर्मिस्ट माइंडसेट से निकले ही नहीं हैं और निकलने को तैयार भी नहीं है। बिकॉज़ फॉलो करना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज़ के पीछे लग जाएं, चाहे वो कोई नारा हो, चाहे वो कोई पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो, वो बड़ा आसान काम है, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन करना, चैलेंज करना उन रियलिटीज़ को जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो बहुत गट्स मांगती हैं। तो जब तक हम लोग अपने सो कॉल्ड लीडर्स को ऑनेस्टली क्वेश्चन नहीं करना शुरू करेंगे, अपने सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना शुरू करेंगे और टॉक शोज़ और जगह जगह फोरम्स पे बैठ के अपनी अपनी साइड्स को डिफेंड करना नहीं छोड़ेंगे, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन, जितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, आप मुशर्रफ को भी उसमें डाल लें, वो पैदा होते रहेंगे और हम यही सवाल रोज़ 5 दिन टॉक शोज़ में बैठ के एक दूसरे से पूछते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। प्लीज़, अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। कल साद रफ़ीक कह रहे थे कि असल में गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है कि यहाँ पर आए नवाज शरीफ। अब जब अदालत बुलाती है तो वो सरेंडर करने से इनकार कर रहे हैं। मरियम कहती हैं मेरी ज़िद है कि वो वापस नहीं आएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं उनको बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। ये क्या है? दिस इज़ द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। बेवकूफ़ बनाने की कोई हद होती है। असल में माइंडसेट इस ख़ानदान का ये है कि जो अदालत हमारे हक़ में चीज़ें आपको देती रहे, फ़ैसले देती रहे, वो तो बहुत अच्छी है, वो इंसाफ का बोलबाला कर रही है। और जो नहीं कर रही, हाउ डेयर यू, हम आपको वापस आके देख लेंगे, हम आपकी भी वीडियोस बना लेंगे, हम देख लेंगे आपको हमने कैसे स्टेज मैनेज करना है। सो दिस इज़ द बिगर पिक्चर। क्यों हम लोग क्वेश्चन नहीं करते इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे कि जी कौन सा वोटर, वो वोटर जिसको डिच करके आप पहले भी बाहर गए थे और आपके जो जिन्होंने बीच में आके सऊदीज़ ने जो 10 ईयर्स का एग्रीमेंट कराया था, आपने उनका भी लिहाज नहीं किया, वायलेट करके जल्दी वापस आ गए। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो कहती हैं अगर मुझे नवाज शरीफ और फ़ौज में से किसी को चुनना पड़े तो मैं फ़ौज को चुनूंगी। प्लीज़ कम बैक टू द सेंसेस। और मीडिया मैनेज करना, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये लोग तस्वीरें रिलीज करते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। फिर किधर स्टैंड कर रहे हैं ज़ुनैरा? मियां साहब, बताने की जरूरत है कि सिर्फ पाकिस्तान मैटर करता है। मेरा क्वेश्चन फिर वही है, किधर मियां स्टैंड कर रहे हैं? साहब इज हिस्ट्री। मियां साहब इज हिस्ट्री। मियां साहब इज हिस्ट्री। अपनी लेगेसी में से अगर मरियम को लाना चाहते हैं तो ये सारी कोशिश उसके लिए हो रही है। ठीक है, सिचुएशन ये है कि मियां साहब जी अमीर एडियो कमेंट। देखिए, मियां साहब को जो बीमारियां है ना, मियां साहब को किडनी का मसला है। पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग किडनी के पेशेंट हैं किसी न किसी तरह से। मियां साहब को हार्ट का मसला है। पाकिस्तान में हर घंटे के बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से 12 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल जो कुल अमवात होती हैं उनमें से 30 से 40% अमवात कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। मियां साहब को डायबिटीज़ का मसला है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं। इन सब को फांसी देने, ये सब कीड़े मकोड़े, ये हशरातुल अर्ज़ है। एक नवाज शरीफ ही है इस मुल्क के अंदर के 22 करोड़ लोग जो हैं वो उसकी परस्तिश और पूजा शुरू कर दें और निज़ाम, इदारे सब कुछ बचाने पे लग जाए। ये मजाक है। यहां पे पाकिस्तान की जेलों में 80,000 से ज्यादा कैदी हैं। ये आजाद फजा में सांस लेने वाला शहरी इस मुल्क के अंदर वो कसम पुरसी में जी रहा है।
जो 80,000 से ज्यादा लोग जेल की काल कोठरियों में और बंद दीवारों के अंदर गल सड़ जाते हैं जैसे कोई चीज तेजाब में जल जाती है। और जिन लोगों का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं उन्हीं में मियां साहब के अपने वोटर्स भी मौजूद हैं जिन इस किस्म की परेशानी और लोग इनको बचाने पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। हमारे में सौरभवती साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, एनबीसी ने भी अपना कमेंट ऐड करना है, मैं उसके बाद आपका भी मुख्तसर कमेंट ले लेती हूँ। एनबीसी क्विकली प्लीज, फिर मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अभी देखें हमने कितना वक्त नवाज शरीफ पे ज़ाया कर दिया और हम कब से ये बातें कर रहे हैं। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, मैं उससे पहले बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, सब एक दूसरे को पर लान तान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं। और मैंने इंडियन मीडिया देखा, फिर वहाँ पर जो चल रहा था वो पाकिस्तान को कैसे घेरा जाए वो चल रहा है। वहाँ पर चाइना के साथ लड़ाई के नक्शे चल रहे हैं कि हम किस तरह अटैक करेंगे। वो सब झूठ है, मुझे पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि कितने हालात संगीन हैं। हम तो कश्मीर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हमने कश्मीर पे एक तकरीर की और हमारा आराम से बैठ गए। तो मेरा ख्याल है हमारी अपनी प्रायोरिटीज़, हाइब्रिड वार के बारे में आज बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, उस पर भी गौर करना चाहिए हमको। ठीक, मुजम्मिल साहब क्विकली प्लीज, फिर मुझे सवाल की तरफ बढ़ना है। फिर देखें, यहाँ बात की गई कि नवाज शरीफ 10 साल के लिए चले गए, भाई भेजा क्यों? अब भी वफाकी काबीना ने ECL से नाम निकाला क्यों? कितने कैदियों को बैरून मुल्क जाके इलाज की सहूलत इस हुकूमत ने दी है? और मेरा मतलब है कि हम उस तरफ देखते हैं, ज़रा इस तरफ भी देखें। जिन्होंने ये फेवर्स दी हैं उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं किया, आइन से कोई मजाक नहीं किया है। वो जो फेवर ले रहा है वो तो उसका आर्ट है ना, जिन्होंने दिया है वो मुजरिम है जो फेवर दे रहा है। देखें, जिन्होंने फेवर दी है वो बड़े मुजरिम है, या जिन्होंने ली है वो फेवर है। वो निकल गया आपके हाथ से, आप लकीर पीटते रहे, वो फिर आ जाएगा वापस। जब गुनाह बेलज्जत की कैद क्यों काटे? जब इलेक्शन होंगे तो फिर आ जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो फेवर वायदे करने वाले मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वायदे करके भागने वाले टीपू सुल्तान। सवाल उनसे करें जिन्होंने इस निजाम के साथ मजाक किया है। चले, किसने भेजा, क्यों भेजा, मियां साहब बाहर हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है। सवाल मेरा ये था कि मियां साहब के बाहर रहने से कि क्या उनकी पार्टी का वोट बैंक मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जो आवाम है वो मियां साहब की दी गई टिकट पर अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन मिला जुला एक रद्द अमल है, फिर भी मेजॉरिटी का आंसर यही है कि मियां साहब के बाहर रहने से या पाकिस्तान में भी वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जिन्होंने एक आज एक अहम बयान दिया है सब्सिडी के हवाले से कि पाकिस्तान में सब्सिडी का मकसद गरीब लोगों की मदद होता है, लेकिन सब्सिडी वो लोग ले रहे हैं जो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस सिलसिले में, मजीद आप भी सुनिए। तो वो लोग सब्सिडी ज़्यादातर ले रहे हैं जिनको जो पहले बड़े ताकतवर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये सारी डिस्टॉर्शन इसलिए आई कि हमने कभी डिबेट ही नहीं की। सब्सिडी इस तरह हो कि वो वेल्थ क्रिएशन करे, ताकि वो मुल्क की वेल्थ बढ़े, GDP बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। सब्सिडी का मयार ये होना चाहिए कि वो वेल्थ क्रिएशन करे, और सब्सिडी जब भी ली है ताकतवर तबके ने ली है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस 2 साल हुकूमत के दौरान के आटा बहरान हमने अपनी आंखों से देखा, चीनी बहरान हमने अपनी आंखों से देखा, पेट्रोल माफिया को हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज सब्सिडी के हवाले से बात कर रहे हैं। नासिर चुगताई साहब के वज़ीर आज़म ने 2 सालों में इसकी रोकथाम के लिए खुद कुछ किया है? नहीं, मेरा ख्याल है खुद कुछ नहीं किया। आपको पता है मैं सवाल का जवाब सीधे देने का आदी हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया कि उनके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और अब जो कुछ भी किया उन्होंने उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह आई तब भी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई इस तरह की, और एक साहब बहुत ठंडे दिल के साथ मुल्क से बाहर चले गए। बिल्कुल सही बात है, सब्सिडी हमारे यहाँ मरात याफ्ता लोगों को मिलती है, आवाम तक मुंतकिल नहीं होती। उसकी मिसाल ये है कि जब आपने सब्सिडी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की तो चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, आपने आटा पहले एक्सपोर्ट किया, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो गंदम, तो उस गंदम के इंपोर्ट के बाद भी आटा महंगाई का महंगाई है, 70 रुपये 75 रुपये चल रहा है। चीनी जो 65 थी वो अब 100 से 105 रुपये हो गई है। ये भी तो दोनों हाथ से लूट रहे हैं ना, दोनों हाथ से ये भी लूट रहे हैं। तो हमारा निज़ाम सख्ते का है पूरा, इस निज़ाम की बर्बादी बहुत ज़रूरी है। मैं तबाही की नहीं कहूँगा,
ख़त्म नहीं करूँगा। इसकी बर्बादी बहुत ज़रूरी है। इसको जो साहूकारों के लिए है, जो सरमायादारों के लिए है, जो सूदखोरों के लिए है, जो उन कमबख्तों के लिए है जो मुल्क के वसाइल पर काबिज़ हैं, उनके लिए है। इसको ख़त्म करना होगा आपको, और ये प्रोसेस में ख़त्म होगा, या तो इंतखाब से ख़त्म होगा ये, और इंतखाबात में मुझे नज़र नहीं आता। इंतखाबात में मुझे यही 3 पार्टियाँ नज़र आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि PTI पंजाब में बलदारी इंतखाबात हार जाएगी तो कौन आएगा? नवाज शरीफ का ग्रुप आ जाएगा। इधर अगर पीपल्स पार्टी कराची हारती है तो सिंध जीतती है। ये सूरत हाल यही रहेगी। आवाम को भी सोचना होगा, हाँ दानिश्वरों को सोचना होगा वो क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कराची के मसले पर एक बहुत अच्छी डिबेट शुरू हुई है, बहुत आला डिबेट चल रही है, और जिसमें हम बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर भी कराची के लोगों को सब्सिडी चाहिए, पानी के अंदर, बिजली के अंदर, गैस में, और वो सब्सिडी ये है कि उनको चीज़ें फ़राहम की जाएँ। उनको चीज़ें वो पूरे बिल ले लें आप, लेकिन फ़राहम की जाएँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो सब्सिडी दरअसल करप्शन का एक बड़ा वाला दरवाज़ा है जो हम खोले रखते हैं और अभी तक बंद नहीं है। ज़ुनैरा, NBC ने बहुत पहले बड़े पॉइंट्स गिनवाए जिनमें उन्होंने आटे बहरान के हवाले से बात की, पेट्रोल बहरान के हवाले से मैंने खुद से जिक्र किया। जब भी नोटिस लेते हैं वो चीज़ मज़ीद महंगी हो जाती है, तो फिर कहाँ गई ये सब्सिडी? प्राइम मिनिस्टर ने खुद कुछ किया इसके लिए? कुछ भी नहीं किया, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया। माफियाज का जिक्र हम सुनते रहते हैं, तकरीरों में सब्सिडीज़ के बारे में बातें सुनते रहते हैं। एक छोटा सा ग्रुप जो है उसने बाकी सारे मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ है। ये सारी बातें हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुंह से सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 0 × 0 = 0। अब मसला ये है कि सब्सिडी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये कॉन्सेप्चुअली इंट्रोड्यूस कराई थी, इसका मकसद क्या था? एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्ट्स को फ्लरिश करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। एज अ कॉन्सेप्ट तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने अपने मुल्क के सिनारियों में इसको स्टेज मैनेज आपने खुद करना होता है। ये नहीं कि आपके इर्द गिर्द जो इलीट हैं वो सब्सिडीज़ भी लें और कीमतें भी बढ़ाएं बाज़ारों में, और एंड में जो पॉकेट्स में से चीज़ें जा रही हैं, आपकी कमाई जा रही है, मेहनत की है, वो आवाम की जा रही है। जो चीज़ समझने की है, और चेंज तब आएगा जब आवाम को ये पता चले कि टैक्स पेयर होना बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। व्हेन यू पे द टैक्स तो फिर आपको आंसरेबल होती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारी सब्सिडीज़, ये सारी मुराद आपके टैक्स पेयर्स मनी से लोगों की जेबों में जा रही हैं। कुछ लोगों की तो मिलें बनती जा रही हैं, और कुछ लोगों के लिए रोज़ बजट मैनेज करना इतना मुश्किल होता जा रहा है। तो वी नीड टू टेल आवर पीपल कि बाहर के मुल्कों में जब आप प्रेसिडेंट के सामने खड़े होते हैं तो एज अ टैक्स पेयर आप इतनी अथॉरिटी से बात करते हैं कि हाउ डेयर यू यूज दिस मनी फॉर योर कैंपेन। आपने ये हमारा पैसा कहीं और लगाया कैसे? हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि टैक्स पेयर होना कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। हम उन्हें सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, वो सर्विसेज जो आज कराची में नहीं मिल रही, आज लाहौर में नहीं मिल रही, बल्कि वो शोहदा की ज़मीन जो है वो कभी किसी को अलॉट हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। अभी बन्नू में एक आने वाला है स्कैंडल ये KP गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब एक इंतहाई चोर बाजारी का आलम है, और वज़ीर आज़म सिर्फ तकारीर कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और इस वजह से मैं समझती हूँ कि उनमें और पिछले सारे हुक्मरानों में कोई फ़र्क नहीं है। गैस शॉर्टेज का अमीर प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद ही जिक्र कर दिया, फिर सब्सिडी की बात वो उसी गुफ्तगू के दौरान कह रहे हैं। अमीर, आपका तबसरा चाहिए मुझे। जी देखिए, मुझे तो वज़ीर आज़म कभी कभी उस दारोगा शहर की तरह नज़र आते हैं कि जिसका शहर हर वक्त लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, फ्रॉडिये फिर रहे हैं, धोखाबाज फिर रहे हैं, गुमाश्ते फिर रहे हैं शहर की गलियों में, चोर डाकू फिर रहे हैं। लेकिन दारोगा शहर का काम सिर्फ यह है कि वो शहर के दरमियान में एक चौक में खड़ा होकर हर वक्त मुनादी करवा रहा है कि भाई अपने दरवाजे बंद कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आपने खुद आपकी हुकूमत में शुगर वालों को, शुगर माफिया को, इन जोंकों को आपकी हुकूमत ने सब्सिडी दी। उस्मान बुज़ार आपके चहीते दुलारे, आपके राज दुलारे ने सब्सिडी दी, और आपकी ECC की उसमें सब कुछ शामिल था, इनपुट शामिल था। आप किसको, ये तो अब हमारे कान पकना शुरू हो गए ये सुन सुन के, ये माफिया की गर्दान सुबह शाम, ये ताकतवर की गर्दान सुबह शाम। काश के कोई गर्दान ये भी इमरान खान जिसको हम जानते थे वो ये सुना देता हमें कि मैंने इतने माफिया जो हैं
उनको पाबंद सलासिल किया है 2 साल में, मैंने उनकी कमर तोड़ दी है, मैंने फलां जो सुराख थे मैंने वहाँ ढक्कन रख के बंद कर दी है, अब कोई सुराख इस निज़ाम में मैंने बाकी नहीं, कुछ बताने को नहीं है। या आके ऐसे लंबी चौड़ी तकरीरें, और वो अभी तक उसी ऑपोजिशन के लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप वज़ीर आज़म हैं, महसूस कर लें, आप खुदारा महसूस कर लें कि आप वज़ीर आज़म हैं। वक्त जिस तरह रेत बंद मुट्ठी में से सिरकती है, वक्त खान साहब सिरक रहा है आपके हाथों से, आपको एहसास नहीं हो रहा। आपकी खुद एतमादी आपको इलेक्शन में फंसाएगी और मरवाएगी शिकस्त की सूरत में। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने किया कुछ 2 सालों में सब्सिडी अवाम तक पहुंचाने के लिए, या ताकतवर उससे फायदा ना उठाए, अवाम उससे फायदा उठाए? देखिए, सारे दोस्तों ने जो बात की मैं जनरली सबसे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं किसी और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब तक ये निज़ाम कायम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितनी मर्जी नेक नीयती से आ जाए, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। निज़ाम में आप देखिए जड़ इसकी खराब है। जो कानून और ताकत और पैसा, ये तीनों एक जगह पर इकट्ठे हैं इस वक्त। जब तक इनको आप बाइफरकेट नहीं करेंगे कि कानून और ताकत किसी और जगह, कानून किसी और जगह और दौलत किसी और जगह, जो दौलत की क्रिएशन की जो है सारी रजाएं हैं, उन पर कौन काबिज है? वो जो हमारा कानून बनाने वाले हैं, क्या वो कभी ऐसे कानून साजी करेंगे? क्या वो कभी ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे उनका अपना खुद नुकसान हो? ये तो हो नहीं सकता। इसलिए इस निज़ाम में अगर आप ये समझती हैं कि कोई भी कुछ कर सकता है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। हाँ, अगर आप इस निज़ाम को तब्दील करने को तैयार हैं, हमें इतनी जरूरत है कि हम उठ के बात कर लें कि क्या इमरान खान साहब, क्या भुट्टो साहब और क्या दूसरे साहब सब जोर लगा के मर जाए, कुछ नहीं होगा इसका। आपने अपने जो मुल्क के मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक आप निज़ाम को तरतीब दीजिए, वरना आप देख लीजिए सारी दुनिया में यही हाल हो रहा है, हमारा भी ये हाल होगा। हमने जो डेमोक्रेसी का राग अलाप के अपने सर मुसलत कर रखा है, वो ऑलरेडी फेल होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम मैन मेड सिस्टम्स हैं, उनकी एक मुद्दत है, उसके बाद वो चल नहीं सकते जब तक वो इवॉल्व ना करें। और बदकिस्मती से हम बहसीयत पाकिस्तानी गुज़श्ता 1.5 सदियों के पीछे खड़े हैं, वहां से हम आगे निकलने को तैयार नहीं है। ना हमारी सियासत, ना हमारी सोच। इस दौरान में आप भी कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की तकरीरें सुननी है हमने, उनके इक़दाम को हमने देख लिया है। सिर्फ उन्होंने ये किया है कि जो पहले लोग दबे अल्फाज में बात करते थे, अब वो खुलेआम बात हो रही है कि सब जिसके पास ताकत है, जिसके पास जत्था है, जिस किस्म का जत्था है, चाहे वो डॉक्टर्स का है, चाहे वो वकला का है, चाहे वो किसी का है, जिसके पास जत्था है, ताकत उसके पास है, उससे आप काम करा लीजिए उससे। ठीक है। सरवरी साहब, जनरल साहब ने फरमाया कि निज़ाम एक ही है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि निज़ाम करप्ट है। तो फिर सब्सिडी की बातें 2 साल गुजर गए। मैं नहीं समझता निज़ाम करप्ट है। असल मसला है किंग्स पार्टी। हर इलेक्शन में एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है और वो किंग की मर्ज़ी से बनाई जाती है। अब इमरान खान आपने कहा अकेले हैं, वो वाकई अकेले हैं। बाकी पार्टी तो उन्हें मुस्तार मिली है ना, सारी किंग्स पार्टी के लोग जो हर बार जीतने वाली पार्टी में शामिल होकर फिर इक़्तिदार में आते हैं। पिछले 3 इलेक्शंस में आप देख लें, कुछ लोगों ने हर इलेक्शन में हर नई किंग्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा है। उन्हें इलेक्शन से पहले पता होता है कि इस बार हुकूमत किस पार्टी की बननी है, वो उस हुकूमत में चले जाते हैं, उस पार्टी में वहाँ से टिकट लेते हैं। और अब के इमरान खान ने भी यही किया। इक़्तिदार लेने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी किंग को मुस्तार दे दी और किंग ने उसे किंग पार्टी बना दिया। तो अब जो किंग्स पार्टी में इमरान खान तनहा है, बाकी तो किंग की पार्टी है, उनकी तो नहीं है। वो पार्टी तो उन्होंने मुस्तार दे दी हुई है किंग को। और ये जो सब्सिडी लेते हैं, ये जो मराहत लेते हैं, ये जो करप्शन करते हैं, ये तो किंग पार्टी के लोग हैं। इनमें कोई आम आदमी या कोई सियासी आदमी शामिल नहीं है। ये किंग पार्टी के लोग हैं जो हर बार इक़्तिदार किसी को दिलवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहमियत है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि ये कौन लोग सब्सिडी ले रहे हैं। वो इस हुकूमत में भी मौजूद हैं, वो पिछली हुकूमत में भी मौजूद हैं, उससे पिछली हुकूमत में भी मौजूद थे और फिर उससे पिछली मुशर्रफ हुकूमत में भी मौजूद थे और उनके बाप दादा उससे पिछली हुकूमत में भी मौजूद थे। लिहाजा उन्होंने तो कभी ऑपोजिशन देखी ही नहीं है। उनकी आप तकरीरें सुन लें, बातें सुन लें, तो इमरान खान तन्हा है, आइसोलेटेड है।
उनका दिल कुड़ता है, वो कभी कभी हक सच की बात करते हैं। बहरहाल कमज़ोर तरीन तो ईमान का यही है ना कि चलो मुंह से तो बुरा कहो, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो वो उस दर्जे पे तो है ना कि कम से कम मुंह से तो बुरा कहते हैं। तो लिहाजा इतना तो उन्हें कहना चाहिए, हमें फेवर देनी चाहिए कि कम से कम मुंह से तो बुरा कहते हैं। बेशक हाथ पांव बंधे हुए हैं, उन्होंने सारी पार्टी रेंट पे दे दी थी किंग को इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चलो कहते तो है ना, इसको तो इतनी दाद दें कि कहते तो है ना। ठीक है, बदकिस्मती कहने से कि गरीब को रिलीफ फ्राहम करना प्राइम मिनिस्टर का मिशन था, लेकिन अफसोस कि इन 2 सालों में गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। सभी तज्ज़ियाकारों की राय यही है कि जिस सब्सिडी की बात आज प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, 2 सालों में वो सब्सिडी देने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने खुद कुछ नहीं किया। एक और वादा था उनके इलेक्शन के दौरान कि जो पुलिस का महकमा है वो सियासी मुदाखलत से पाक होगा। ये बयानिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में आईजी की तब्दीली के बाद पुलिस में इस्लाहात की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है और ये वो मामला है जो कि पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद एक बार फिर से छिड़ जाता है और बार बार इस्लाहात का मुतालबा होता है। और इन रिफॉर्म्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले भी बात करते रहे हैं कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो पुलिस के महकमे में इस्लाहात लेकर आएंगे और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पर सिचुएशन हमें जूं की तू नजर आ रही है। जनरल साहब, पुलिस में इस्लाहात पर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है, लेकिन आप समझते हैं कि पुलिस का महकमा सियासी दबाव से कभी आजाद हो पाएगा? जी नहीं, क्योंकि जब हम इस्लाहात की बात करते हैं तो इस्लाहात के लिए जो एजेंडा जो बनाया जाता है वो वही लोग करते हैं जो या पुलिस में ही होते हैं, दूसरे जिनका अपना इंटरेस्ट होता है। तो अवाम के इंटरेस्ट में कोई काम ये कर नहीं सकते, ना ये करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, आपकी पुलिस अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बोर्ड, हर तरफ इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है कि आप तो ये बस नहीं है कि ठीक होके काम कर सकते हैं। इसको आपको या तो नई पुलिस लेके आइए या नई ब्यूरोक्रेसी लेके आइए, तभी आपका काम चलेगा। वरना जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की हमारे यहाँ सियासत हो रही है, उस सियासत में पुलिस को आप आजाद नहीं कर सकते, ना ही करेंगे आप इसको। क्योंकि जब आपका मसला पड़ता है तो थाना कचहरी का जो कल्चर है वो हमारे खत्म नहीं हुआ, ना ही हम करना चाहते हैं। हम बातें जरूर करते रहते हैं। इसलिए पुलिस की इस्लाहात जब ये प्राइम मिनिस्टर बात करते थे, हमने केपी में कुछ कर दिया, बहुत कम लोगों को मालूम है कि केपी की पुलिस हमेशा से ही पाकिस्तान में बेहतरीन रही है। वो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है और वो हमेशा अपॉलिटिकल रहे हैं। उसकी वजूहत है। इस वजह से जब वो बात करते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी हमने कर दी, तो दरअसल वो यही कह रहे हैं कि अच्छी पुलिस थी, उसको अच्छा रहने दिया, हमने खराब नहीं किया उसको। वरना ये पंजाब पुलिस का देख लीजिए, सिंध का देख लीजिए, बलूचिस्तान में देख लीजिए। आप किसी को कोई शक है कि इस पुलिस में जो पॉलिटिक्स इसमें नहीं चलती? वो पुलिस के अपने अफसर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो और को रहने दीजिए, और क्या करेगा? एनबीसी सूबों में आईजीज़ की तब्दीली का मामला ले लें, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में होने वाले जो छोटे बड़े ओहदे हैं उनके तकर्रुर तबादले देख लें, यहाँ तक कि सियासी शख्सियात के हवाले से जितने भी बड़े क्रिमिनल केसेस हैं उसमें भी पुलिस अफसरान मुलव्वस पाए गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है कि इदारा कभी से पाक हो सकेगा, मतलब आप समझते हैं कभी बाइख्तियार हो सकेगा? यार ऑन अ लाइटर साइड, सिंध में शदीद एहसास महरूमी है। सिंध के अवाम में, सिंध की पुलिस में, सिंध की हुकूमत में शदीद एहसास महरूमी है कि पंजाब जब चाहता है 12 घंटे में, 5 घंटे में अपना आईजी बदल लेता है और सिंध को अपना आईजी बदलने में 3-3 महीने लग जाते हैं। अदालतों के फेरे लगाने पड़ते हैं, फिर आईजी बदलता है। तो एक तो एहसास महरूमी ये है। और दूसरा जो मसला है वो मैं देख रहा था, नया CCPO लाहौर का, क्या बात है, क्या डटा हुआ जवान है साहब, माशाल्लाह। टीवी पर उसका इंटरव्यू आ रहा था, वो छाती पे हाथ मारे के रहता, मैं ग्वांटानामा बे में रहा हूँ। हम आप अंदाज़ा लगाएं यार, जिस शख्स को इस बात पर फ़ख्र हो कि वो ग्वांटानामा बे में कैदी नहीं रहा, वो वहाँ अमेरिका ने उसको पोस्ट किया था, अमेरिका ने उसको लगाया 4 साल बारह, तो 4 साल झक तो नहीं मारी होगी, टॉर्चर के नए तरीके सीखे होंगे, नया स्टाइल वाटर बोर्डिंग सीखी होगी, इंट्रोगेशन नया सीखा होगा। फिर आज एक दोस्त बता रहे थे टीवी पर, उनकी बात चल रही थी कि ये टिपिकल पुलिस वाला है। तो मैंने उनसे पूछा टिपिकल पुलिस वाला का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है टिपिकल पुलिस वाला है? कहने लगा पुलिस मुकाबले में लोगों को मार दें, मुजरिमों को मार दें, डेरे तबाह कर दें।
ये उसके मास्टर हैं। और मुझे लगा था कल इंटरव्यू देखते हुए कि वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। आज उन्होंने फिर एक ड्रामा भी कर दिया, सिग्नल तोड़ दिया, अपना चालान खुद करा लिया सादा कपड़ों के अंदर जाकर। बहुत एक्टिव आदमी लग रहे हैं मुझे। लाहौर वाले बहुत इन्जॉय करेंगे इनको, लगता है मुझे। लेकिन हम फिर वापस जाते हैं मायूसी की तरफ कि इमरान खान ने जो वादे किए थे उसमें एक वादा ये भी था कि मैं पुलिस रिफॉर्म करूँगा। पंजाब तक हम आए थे, दुरानी साहब से शुरू हुआ था, दुरानी साहब खुद भाग गए, उनका भाई मैं तो नहीं कर रहा। और उसके बाद आप देखें हर आईजी की तारीफ़ की प्राइम मिनिस्टर ने, जो भी आईजी आया है कि ये मर्द का बच्चा आया है और ये ठीक कर देगा। आखिरी तारीफ़ 18 अगस्त को जाने वाले की गई है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहें आप। 18 अगस्त और आज कितना फ़र्क है। अभी कल फारिग कर दिया गया उनको। अभी उस तारीफ की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी कि फारिग अभी खुश्क भी नहीं हुई थी क्या? मतलब आने वाले दौर में भी एक्सपेक्ट ना करें, आने वाले सालों में भी कि कभी ये इदारा जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से निकल सकेगा। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने एक जरिया आपसे पूछा कि फ़लाँ इलाके का डिप्टी कमिश्नर कौन है, तो उन्होंने कहा फ़लाँ साहब हैं। मैंने कब से लगा तवील अरसा हो गया। मैंने कितना अरसा हो गया? कि 18 दिन तो पूरे हो गए उनको। मेरा ख्याल 18 दिन पूरे होने दे, फिर देखते हैं। ठीक है अमीर, वाकई ऐसा है कि हम अब जब भी खबर में पढ़ते हैं नाम तो एक रवानगी के साथ आगे आता है, लेकिन जब पंजाब के आईजी की बात आती है तो वो रवानगी टूट जाती है वहीं पर। लेकिन अब बात फिर मेरे सवाल की तरफ आती है कि ये सियासी दबाव से कभी आज़ाद हो सकेगा इदारा? देखिए, एक तो आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए, मैं चूँकि एक अदना सा स्टूडेंट हूँ इस पुलिसिंग के निज़ाम का, कि पुलिस इस्लाहात के लिए ना तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, ना आपको IMF या वर्ल्ड बैंक का कर्जा चाहिए। 5 साल के बाद आप देखिएगा ये इस किस्म के भांडे और बोधी जवाब और दलीलें लेकर आएंगे कि जी हम तो इसलिए नहीं कर सके, पंजाब में हुकूमत कमज़ोर थी, 2/3 अक्सरियत नहीं थी, पैसा नहीं था। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ होगा। पुलिस में जो बुनियादी इस्लाहात हैं, यानी एक सिटीज़न का जो पुलिस के साथ ताल्लुक है, रिलेशन है, वो जो शहरी महसूस करे कि हाँ ये मेरी पुलिस है, वो जो बुनियादी तब्दीली है, उसके लिए सिर्फ आपको विल चाहिए थी, जो विल ना इनके पास है और ना माजी में थी। पंजाब में तकरीबन 750 पुलिस स्टेशन है टोटल। मैं यहाँ पे नए आईजी साहब भी आ चुके हुए हैं, इमरान खान साहब और बुज़दार साहब भी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन में से किसी एक पुलिस स्टेशन में भी आप डिग्निटी के साथ, बगैर सिफारिश के, बगैर रेफरेंस के, बगैर रिश्वत के, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मुझे FIR दर्ज करवा के दिखा दें। इसके लिए कोई 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए थी, आपकी नीयत चाहिए थी जिसमें फतूर नजर आ रहा है। आप पूरे पंजाब के अंदर FIR दर्ज करवाने के बाद जो अगला मरला है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस आपके साथ ताउन करे। आप पूरे पंजाब में आप सादकाबाद से शुरू होकर लाहौर और लाहौर से शुरू होकर मरी तक आप किसी भी जगह पर दिखा दें कि पुलिस आपके साथ ताउन कर रही हो। जो झूठे और जाली पर्चे लोगों पर होते थे आप उसमें दिखा दें कि पुलिस कहीं पर भी उसकी रोकथाम के लिए काम करे, तो सिरे से कोई काम नहीं। अच्छा, अब ये जो सवाल आपका है, दरअसल इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आपको इमरान खान साहब के तर्ज हुक्मरानी को समझना पड़ेगा। और इमरान खान साहब का तर्ज हुक्मरानी हमें यह बता रहा है कि इमरान खान साहब एक टिपिकल थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के रवायती सियासतदान में तब्दील होते चले जा रहे हैं। हम रवायती टिपिकल तीसरी दुनिया के सियासतदानों से उकता चुके थे और हम कहते थे कि एक इनकलाबी आएगा और वो निज़ाम को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन जो इनकलाबी था वो खुद एक और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। जो पुलिस के अंदर शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, अगर उससे 19-20 का फर्क भी अगर पड़ा हो तो जो सजा चोर की वो हम हाजिर हैं, बल्कि उससे बदतर करते चले जा रहे हैं जो कुछ ये पंजाब के अंदर कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, छोड़ दे पंजाब को, 21 लाख इसकी आबादी है। मुझे 21 लाख की इस आबादी में जहां पे खुद प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, मुझे इसके अंदर बता दे 2 साल के अंदर कौन सी इस्लाहत लेकर आई है। पंजाब तो 12 करोड़ का सूबा है। जब आप 21 लाख के शहर के अंदर कोई मुतासर कौन काम नहीं करके दिखा सके 2 साल में, आपने वहां पे खाक काम करना। सही। ज़ुनैरा, कल की होने वाली तब्दीली एक बार फिर से बहस छिड़ जाती है, रिफॉर्म्स के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, फिर से वही सियासी बयानात हमने सुने भी है, सियासी मुदाखलत देखी भी है। कल ये महकमा कभी आज़ाद हो सकेगा इन सब बातों से?
मेरे ख्याल में तो इस महकमे से ज़्यादा आज़ाद महकमा ही कोई नहीं है। मतलब जितना डर पुलिस से लगता है, आप जितने शरीफ होंगे उतना डर लगेगा आपको पुलिस से। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आप प्रॉब्लम में हो, आप कहेंगे नहीं रहने दें, पुलिस को ना बताएं, कुछ पता नहीं जो चोर आए थे वो पुलिस वाले ही हों। आपकी मोटरसाइकिल उठाई जाए, आपकी कार चली जाए, आप उसको भी कहते हैं कि किस किस से बात करें, पता नहीं बीच में कौन शामिल है। तो मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एक्चुअली? द थिंग इज़ कि इतना क्रिमिनल एलिमेंट हमने इतने बड़े बड़े शाहकार पैदा किए हैं पुलिस में, आबिद बॉक्सर, राव अनवार, मतलब ऐसे हीरोज़ किसी और डिपार्टमेंट ने क्रिएट किए हैं? बताएं मुझे, आप किसी ने नहीं बनाए हैं। तो जब ऐसे लोग मौजूद होंगे पुलिस में तो इनको कौन चाहेगा छेड़ना, और इनको छेड़ के अपना पॉलिटिकल कंट्रोल का जो टूल है उसको कौन डिसमेंटल करना चाहेगा? सो पुलिस इज़ अ फैसिलिटेटर बेसिकली फॉर पॉलिटिशियंस। एक इलाके में आपका कंट्रोल, आपकी रेकी, कहाँ क्या हो रहा है, कोटा होता है कि क्यू लीग आएगी तो इतने लोग पुलिस में भर्ती कराएगी, नून लीग आएगी तो इतने कराएगी। इट्स अ ओवरऑल सिस्टम ऑफ करप्शन जिसमें पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व हैं दोनों तरफ से, तीनों चारों जमातों के। तो रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्मेशन तो आप भूल जाएं। मेरे ख्याल है अगर कोई सिर्फ इतना ही कर दे कि जहां से एक पुलिस वाले को निकाला गया है वो पुलिस वाला किसी अदालती टूर को लेके वापस वहाँ पे दोबारा नहीं आता, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। सो इतने स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग अपनी डोमेन में कि मेरे ख्याल है स्कॉटलैंड यार्ड को देख के सोचा होगा इमरान खान ने कि ऐसी रिफॉर्मेशन में चाहता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं था कि पंजाब पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड का अगर मुकाबला कराया जाए तो पंजाब पुलिस जीत जाएगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एनबीसी के मौके तबसरे पर जनरल साहब का छोटा सा इख्तलाफ था, मैं वो ज़रा शामिल कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब, आपको इख्तलाफ था किसी एक पॉइंट पर, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा अवॉइड कर लीजिए, फिर मैं मुज़म्मिल साहब के पास जाऊँ। जी, जब उन्होंने हमारे सीसीपीओ के बारे में बात कहा को नहीं लेके आएंगे, नहीं हमारी पुलिस से बहुत ज्यादा आगे है, वो अमेरिकन को सबको हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मुझे इस पर बहुत इख्तलाफ था। मैंने कहा ये मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊं कि हमारी पंजाब की पुलिस खास तौर पे बहुत एब्सोल्युटली। इन्होंने जाके उनको वाटर बॉडी और ये सारा कुछ सिखाया होगा, टॉर्चर का तरीका, तो भाई साहब उन्होंने नहीं सिखाया। अच्छा एक बात याद करवा दूं पुलिस के ऊपर, इमरान खान साहब, उस साहिवाल के अंदर एक सानिया हुआ था जहां 13 साला बच्ची को उसकी माँ और बाप के सामने गोलियों से भून दिया गया था और 3 मासूम बच्चे लहू में लथपथ खड़े रहे थे। 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है आपकी रियासत मदीना में, वो आपसे इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं और गिरेबान पकड़ेंगे आपका। वो मुज़म्मिल साहब, आपका ओपिनियन प्लीज। मेरे ख्याल अमीर बादशाह भूल गए कि वो मुल्जमान एक्विट हो गए हैं और जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बरी हो गया है। आप वो केस क्लोज्ड है कोर्ट ऑफ लॉ में और उसमें इंसाफ हो चुका है, और वो जो इंसाफ उसमें हो चुका है वो सबके सामने है। ऐसा इंसाफ सानिया मॉडल टाउन में भी हो चुका है, ऐसा इंसाफ और भी बहुत जगह हो चुका है, तो वो ये कोई नया इंसाफ नहीं है। अब जहाँ तक आप पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो आपको पंजाब की सियासत और पंजाब का में जो हुकूमत है उसको देखना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के पास 2/3 थी, उस्मान बुज़दार के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, और पंजाब को गवर्न करने के लिए पुलिस एक बहुत बड़ा टूल है। अब देखें ना, सीसीपीओ लाहौर को क्यों तब्दील किया गया, आईजी पंजाब को क्यों तब्दील किया गया? आफ्टर ऑल कोई सोच तो इमरान खान के जहन में आई ना कि जो अगस्त में जो बहुत हीरो थे वो क्यों यकदम ज़ीरो हो गए, जिस सीसीपीओ को भी लाए थे, जिस आईजी को भी लाए थे। सर्टनली मरियम नवाज़ के एक शो ने इन दोनों को हीरो कर दिया, नहीं रोक सके ये पत्थरों को भी, और फिर नैब ने भी कहा कि हमने दोबारा बुलाना है तो पत्थर खाने हैं। अब जब तक नैब ने उन्हें दोबारा बुलाना है, ऐसे अफसर तो लाने थे ना जो दोबारा वो शो ना करा सकें। तो बेशक कैटेगरी सी का अफसर हो, सुपरसीड हो चुका हो, मोस्ट करप्ट डिक्लेयर किया जा चुका हो, इमरान खान की जानिब से ही डेफर किया जा चुका हो, लेकिन कम से कम वो उस शो को तो रोक लेगा, डिलीवर तो करेगा, डूअर है। इसीलिए इस वक्त तो इमरान खान को पॉलिटिकली डिलीवर और डूअर की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ बेस्ट चॉइस, इससे बेहतरीन चॉइस अवेलेबल ही नहीं थी उनके पास जो उन्होंने किया है। मतलब वो क्या करते इसके बाद, मेरा मतलब है कि दहशतगर्दी की दफात कोर्ट से ज़मानतें हो रही हैं, 58 लोगों को उन्होंने पकड़ा, मरियम के साथ उनकी 72 घंटों में ज़मानत हो गई, वो दोबारा आने को तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए कल ये इमरान खान की बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस वक्त। अगर वो ये ना करते तो पंजाब उनके हाथ से निकलता जाता, नून का रिवाइवल हो जाता,
एक वेव आ जाती नून की। अगर एक दो जलसे, एक दो रैलियां कामयाब हो जाएं तो आपको पता है सियासी कारकुन में जज्बा और वलवला आ जाता है, जो हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत टाइमली फैसला किया है इमरान खान ने। अगर वो ये ना करते तो उनके लिए बड़े मसाइल आगे पैदा हो सकते थे। वक्त की ज़रूरत था पंजाब का इक़्तिदार बचाने के लिए। बाकी पुलिस रिफॉर्म ऐसे ही है जैसे मैंने शादी से पहले अपनी बेगम से बहुत से वादे किए थे, अब वो मुझे याद कराती है आपने ये वादे किए थे, तो मैं आगे से बताता हूँ कि ये इस वजह से नहीं पूरा हो सका, ये इस वजह से नहीं पूरा हो सका। ऐसे ही इमरान खान ने भी बहुत से वादे किए थे जो नहीं पूरे हो सके। ठीक, एनबीसी आपको कमेंट करना चाह रहे हैं इस मामले पे अपना? नहीं, मैं मुजम्मिल से कहता है मेरी बात हो चुकी है, लिस्ट मेरे पास है तमाम वादों की जो इन्होंने नहीं किए, पूरे नहीं किए। ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ पे ये भी स्टैंड बाकी लाहौर को गुआंतानामो में बना लेंगे, वो आप बेफिक्र रहें। लाहौर जो है वो अब गुआंतानामो बे बनेगा, इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए। वो ट्रेंड है गुआंतानामो बे के, तो अब लाहौर को गुआंतानामो बे बनाया जाएगा। फिर तो लाहौर वालों के लिए आपकी अलर्ट जारी कर दी। सुनैरा, आप क्या कहना चाह रही है इस पे? मैं ये कहना चाह रही थी कि डॉक्टर इशरत हुसैन पिछली सारी गवर्नमेंट्स में रहे हैं एडवाइज़र के तौर पे, सबके साथ शामिल रहे हैं। अभी उन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स करनी थी। सबसे बेहतर होगा कि इतने इंटेलेक्चुअल आदमी को बुला के पूछ लें कि वो आज तक ये क्यों नहीं कर सके। जुनैरा, वो 11 रुकनी कमेटी थी, उन 11 रुकनी कमेटी में से 7 जो थे वो सर्विंग और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जिनके खिलाफ इस्लाहात आनी थी, उन्हीं को अक्सरियत में डाल दिया था। और इससे आप अंदाज़ा कर लें, आप अंदाज़ा कर लें कि जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा होता है CSS का, तो टॉप पे पुलिस सर्विस होती है नंबर 1। अब आप जिससे पूछें जो पुलिस में आना चाहता है, उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, वो कहते हैं जी क्योंकि मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। और वो बाहर आके हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपनी खिदमत करना चाह रहे होते हैं। सिर्फ लाहौरियों के लिए डिजायर है कि हमारे जो नए CCPO लाहौर हैं वो गुआंतानामो बे से सर्विस कर चुके हैं। सरवदी साहब, अगर मेरे पास वक्त होता मैं जरूर आपके पास आती, लेकिन वक्त मुख्तसर है और आप ही का मैंने पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग के लिए ऐड भी कर रही हूँ कि जरा एहतियात करनी है आप लोगों ने CCPO के हवाले से, क्योंकि हमारे में रिफॉर्म्स का जो अमल है शायद उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन सिचुएशन जो की तो रह सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।